और चलिए अब आपको बताते हैं मौसम का क्या कुछ हाल है। उत्तर भारत में अब गलन वाली ठंड पड़ने शुरू हो गई है। कश्मीर और पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों की लेकर जानकारी मिल रही है, जहां चोटियों पर बर्फबारी के बाद पहाड़ों से भी ठंडी हवाओं ने मैदानी राज्यों में ठिठुरन बढ़ा दी है। उत्तर से पूर्वोत्तर और पश्चिम से पूर्वी राज्यों तक कोहरे का कहर इसी तरीके से बरकरार है और इस तरह मौसम की मार से आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। अगले 4 से 5 दिनों तक नॉर्थ इंडिया में मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है। बात पहाड़ी राज्यों की करें, पहाड़ी क्षेत्रों की करें, देवभूमि उत्तराखंड की करें, तो वहां ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में खासकर गंगोत्री को लेकर जानकारी और इसके साथ साथ बद्रीनाथ, केदारनाथ को लेकर जानकारी। पिथौरागढ़ में भी हालात कुछ इसी तरीके से बने हुए हैं। यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पाले के कारण नदियां, नाले और झरने जम चुके हैं। बर्फ की जो सफेद चादर है उसने ढक लिया है इन इलाकों को। तापमान -12 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है। केदारनाथ धाम की चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं और इस वक्त जो है जो तस्वीर सामने आ रही है वहां पर पर्यटक जो पहुंचे हुए हैं वो कहीं ना कहीं मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। भागीरथी नदी को लेकर जानकारी मिल रही है, जहां कम पानी बह रहा है, यानी कि पानी भी जो शीतलहर है उसकी वजह से ठंडा हो गया है, यानी कि इस कगार पर पहुंच गया कि वो जम सा गया है। वहीं कश्मीर में पारा जो है लगातार गिरता जा रहा है। कल कश्मीर में सबसे ठंडा गुलमर्ग रहा, जहां न्यूनतम तापमान -6.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि श्रीनगर में टेम्परेचर -3.2 डिग्री दर्ज किया गया। हिमाचल की बात करें, वहां पर भी कड़ाके की सर्दी जो है लोगों को परेशान कर रही है। किन्नौर की नाको झील पूरी तरीके से जम गई है। अब चलिए अलग अलग शहरों का हाल जान लेते हैं। ऋषभ मेरे साथ इस वक्त नोएडा से कनेक्ट है। ऋषभ, नोएडा में इस वक्त किस तरीके का मौसम बना हुआ है, वहां पर सर्दी कैसी पड़ रही है? मैं आपको बता दूं, अगर सर्दी की बात करूँ तो सर्दी जिस तरह से यहाँ पर अगर टेम्परेचर की बात करूँ तो न्यूनतम जो तापमान है यहाँ पर 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहीं अधिकतम तापमान जो 19 डिग्री सेंटीग्रेड है। सारी सर्दी से लोगों को अब बेहाल है, लोग घरों में अंदर कैद होने को मजबूर हैं। वहीं अगर बीमार की बात करें तो अस्पतालों में पूरी तरह से लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, लोग परेशान हैं। वहीं सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी समस्याएं आ रही, लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही। वहीं अगर हम पॉल्यूशन की बात करूं, जो हमारा इकाई लेवल है, इस समय मैं सेक्टर 68 के वो क्षेत्र में खड़ा हुआ हूं। यहाँ पर अगर आप इकाई की बात करूँ तो वर्तमान जो इकाई है 330 है। वहीं अलग अलग सेक्टरों की बात करूँ तो लगातार जो इकाई लेवल है वो कहीं ना कहीं 450, पौने 500, 500 तक पहुंच रहा है। जिस तरह से ये इकाई लेवल जो बढ़ा हुआ है, इससे अगर हम बात करूँ प्रतिदिन जो हमारे अंदर जो वायु प्रदूषण जा रहा है वो लगभग ये मान के चलो कम से कम 8 सिगरेट प्रतिदिन का, जितना धुआं 8 सिगरेट पीने से एक दिन में होता है उतना ही धुआं एक दिन में हमारे अंदर पहुंच रहा है। वहीं अगर सर्दी से वहीं प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैद है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां जैसी कुछ दिख रही है, जिससे कि पॉल्यूशन है, जो पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं हो रहा है। सर्दी ने बुरी तरह से लोगों को सर्दी का जो कहर है वो बुरी तरह से छाया हुआ है और लगातार लोग परेशान है। जी ऋषभ, इसके अलावा नोएडा की जो तस्वीर आपने अभी इस वक्त बताई, वहां पर सरकार की तरफ से प्रबंध इंतजाम किस कदर किए गए हैं ताकि जो लोग हैं जो सड़कों पर रहने को मजबूर रहते थे, अमूमन ये प्रयास किया जाता था कि रैन बसेरों का ठीक ढंग से इंतजाम हो, उसमें प्रबंध ठीक ढंग से किए जाए ताकि वो लोग जो है जो बेसहारा है, जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं है, कम से कम उनको सहूलियत हो सके। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, अगर रैन बसेरे की बात करूं तो नोएडा प्राधिकरण द्वारा करीब 10 रैन बसेरे बनाए गए, अलग अलग जगह। स्टेडियम है, आपका बरौला है, ऐसी कई जगह, मतलब 10 जगह स्टेडियम बनाए गए हैं रैन बसेरे। जगह जगह लाभ की बात की जा रही है। वहीं प्राधिकरण तो ये दावा कर रहा है कि हम 55 जगह लाभ जला रहे हैं, लेकिन कई चौराहे हैं, कहीं ऐसे जहाँ पर अलाव नहीं दिखते रहे हैं। वहीं अगर रैन बसेरे हैं, लोग जो आने जाने वाले हैं, जिनके पास रुकने की जगह नहीं है, वो उनमें रुकने की व्यवस्था की गई है। इंतजाम है, सरकार बराबर इंतजाम कर रही है, नोएडा प्राधिकरण बराबर इंतजाम कर रहा है। वहीं ग्रेटर नोएडा की बात करूँ, ग्रेटर नोएडा में भी रैन बसेरे बनाए गए हैं। वहीं अब यमुना अथॉरिटी, मतलब लगातार प्रशासन का प्रयास है और लगे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं जो
व्यवस्था है कहीं ना कहीं अव्यवस्थित होती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से हमारा कई बार जो मैंने चेक किया, रियलिटी चेक किया, वहाँ पर कई बार कुछ खामियां भी देखने को। जी बिल्कुल ऋषभ, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि सरकार और प्रशासन दोनों ही इंतजाम दुरुस्त करने पर फोकस रख रहा है, फोकस कर रहा है। ऐसे में एक और जानकारी ले लेते हैं, जम्मू का क्या हाल है, विकास से जरा जान लेते हैं। विकास भी कनेक्ट हो गए। विकास, जम्मू का इस वक्त मौसम का हाल किस तरीके से है? वहां पर जिस तरीके से पहले कहा गया कि गुलमर्ग सबसे ठंडा रहा कल के दिन के, अगर डेट की बात करें, आज की तस्वीर क्या कह रही है? जी बिल्कुल, देखिए अभी भी फिलहाल जो है ठंड जम्मू कश्मीर में जारी है। इस समय भी जम्मू का ही तापमान 6 से 8 डिग्री के बीच में लगातार मूव कर रहा है। और मौसम में देखिए अगर हल्की सी धूप जरूर निकल रही है, लेकिन बादल साथ में है। ऐसे में मौसम खुलने के आसार लग नहीं रहे। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, भद्रवाह, पत्नीटॉप, किश्तवाड़, ये सब ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हल्की हल्की बर्फबारी हुई है, जहाँ पे तापमान और कम हो चुका है। ऐसे में आने वाले 2-3 दिनों में राहत दिखने के कोई आसार नहीं लग रहे, क्योंकि इन्हीं पहाड़ों से जो है जब ठंडी हवा चलती है तो मैदानों की तरफ रुख करती है। ऐसे में मैदानों का जो मौसम है वो भी ठंडा हो जाता है। सुबह शाम की धुंध है, एहतियात बरतने के लिए लगातार जो है प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। हाईवेज को लगातार जो है वहां पर रूटीन चेकिंग की जा रही है, कहीं रास्ते में कोई हिमस्खलन या भूस्खलन जैसी कोई आपदा तो नहीं आ रही। इस कारण वहां के लोगों को भी बताया जा रहा है कि जो हाई एल्टीट्यूड पे लोग हैं वो थोड़े ध्यानपूर्वक रहे, क्योंकि बर्फ के कारण फिसलन ज्यादा हो सकती है। खासकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनिहाल के इलाके में ऐसे इलाके हैं, बनिहाल के आसपास के इलाके में, जहाँ पे जो हाई एल्टीट्यूड पे है, जब वहां से जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां पर कई बार फिसलन देखने को मिली है। ऐसे में जो आसपास के इलाकों में धुंध के कारण लोगों को कहा गया है कि सुबह शाम जरूरी हो तो भी घर से निकले, वरना फिलहाल अभी सुबह 10 बजे से पहले घर से ना निकले अगर जरूरी काम ना हो। तो इसी के चलते अभी इसके मद्देनजर ही कल वैष्णो देवी में भी जो हेलीकॉप्टर सेवा बाधित रही, और आज भी फिलहाल अभी आसार ऐसे ही लग रहे हैं, क्योंकि हल्की हल्की धुंध जरूर बादलों की तरफ है। तो ऐसा लग रहा है कि सुबह भी शायद हेलीकॉप्टर सेवा बाधित रहेगी। हवाई मार्ग, यातायात मार्ग के जितने भी रास्ते हैं, चाहे वो सड़क का हो, रेल का हो, हवाई यात्रा हो, सभी के सभी जो है बाधित हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि विकास, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि पहाड़ों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, उसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी नजर आ रहा है। पंकज को एक बार मैं रुक करना चाहूंगी। पंकज दिल्ली से कनेक्ट है मेरे साथ। पंकज, जैसा कि विकास बता रहे थे कि पहाड़ों पर तो बर्फबारी जारी है, लेकिन उस बर्फबारी का असर भी हम देख रहे हैं मैदानी क्षेत्रों पर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्द हवाएं चल रही हैं वो और ज्यादा दुविधा परेशानियां लोगों की बढ़ा रही है। बिल्कुल ऋतु, अगर देखा जाए तो जिस तरह से बर्फबारी का वहाँ पर सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद अगर देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री आ गया। तो ये कहीं ना कहीं उसका असर है। साफ तौर पर जो बर्फीली हवा चल रही है ये लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रखी है, क्योंकि बच्चे बुजुर्ग अगर देखा जाए तो सुबह के वक्त जिस तरह से एडवाइजरी जारी किया गया है, मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, तो उसको लेकर के लोग सतर्क हैं, लोग सुरक्षित हैं। जगह जगह अगर देखा जाए तो अलाव के साथ साथ हीटर का प्रयोग कर रहे हैं, बच्चे कम निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार अगर देखा जाए तो इसके जो इसकी बढ़ते ठंड की वजह से कहीं ना कहीं बच्चे और बुजुर्गों में ज़्यादा असर पड़ता है, तबीयत खराब होती है, दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे में लेकर के लोग सतर्क हैं, लोग जागरूक हैं। लगातार सरकार की तरफ से भी शेल्टर होम से लेकर के तमाम तैयारियां की गई है। दिल्ली में अगर देखा जाए जगह जगह जो है रहने के लिए इस तरह का शेल्टर होम बनाया गया है, व्यवस्थाएँ की गई हैं कि अगर आप किसी कारण बस कहीं दिल्ली में हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप स्टेशन के पास हैं, आप एयरपोर्ट के पास हैं या आप अस्पताल के पास हैं, तो आपको रहने की सुविधाएँ जो है वहाँ पर प्रदान की गई। तो ये कहीं ना कहीं बढ़ती ठंड को लेकर के लगातार अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार की तरफ से जिस तरह से प्लानिंग की गई थी, जिस तरह से बातें की गई थी, वो नज़र आ रहा है। फिलहाल अगर देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ती ठंड के साथ साथ प्रदूषण एक जो है बहुत बड़ा कारण बना पड़ा है, जो कि लगातार पिछले 1-2 महीने के आसपास हो गया। अभी भी यहाँ एक पंकज, जैसा कि बीते दिनों हम चर्चा जब करते थे मौसम को लेकर के, उसकी तस्वीर को लेकर के, तो एक जिक्र जो सबसे ज्यादा होता था वो पॉल्यूशन को लेकर होता था, यहाँ की AQI को लेकर के होता था। अब जैसा कि हमने पहले देखा था, आपने जैसे जानकारियां इससे पहले जब हम कनेक्ट हुए हैं तब आपने दी थी कि पॉल्यूशन को लेकर की कारगर स्टेप जो है सरकार उठा रही है, तो क्या ग्राउंड पर उन कदमों का कुछ असर नजर आ रहा है? कुछ रियलिटी चेक आपने किया हो, वहां पर क्या नजर आ रहा है?
बिल्कुल ऋतु, अगर प्रदूषण को देखा जाए तो उसको लेकर के सरकार सख्त है। जिस तरह से लगातार ग्रैब 3 हटाने के बाद भी सरकार का एक्शन जारी है। सरकार ने साफ तौर पर कहा कि अगर आपको निर्माण कार्य करना है या कुछ भी करना है तो आपको AQI जो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उससे परमिशन लेना होगा, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। तो तमाम जगह अगर देखा जाए तो जिस तरह से लेकर के बॉर्डर पर सख्ती बरती गई थी, जगह जगह जो हॉट स्पॉट 62 बनाए गए थे वहाँ पर जो तैयारियाँ थी, लगातार जिस रोड पर ज़्यादा धूल थी वहाँ पर पानी का छिड़काव, तो ये तमाम जो है रोड मैप अपनाए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी सवाल ये है कि 2 दिन की राहत के बाद AQI स्तर अभी भी 300, 350, 400 के पास बना हुआ है। दिल्ली के लगभग 7 ऐसे इलाके हैं जहां पर 380 के आसपास AQI दर्ज किया गया है। तो ये कहीं न कहीं दिल्ली वासियों के लिए लगातार जो प्रदूषण की मार लोग झेल रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में लाइनें लगी हैं, कतारें बढ़ गई। तो ये एक चैलेंज है कि इसको लेकर के किस तरह से जो है सरकार और विपक्ष सभी लोग मिलकर के इस पर काम करेंगे कि आने वाले समय में दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो, यहाँ के लोग अच्छी सांस लें। ये देखना होगा कि इस पर किस तरह से काम किया जाता है। एक तरफ से तो सर्दी और दूसरी तरफ पॉल्यूशन, ये दोनों ही बड़े चैलेंजेस के रूप में उभर रही है दिल्ली सरकार के सामने और अधिकारियों के सामने। बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए, विकास आपका भी और ऋषभ आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।